गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए इस भाग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे और 16 महाजनपद यह 600 ईसा पूर्व में प्रकाश में आए, यानी वैदिक काल के इंड होते होते वैदिक काल का टाइम पीरियड या समय आप लोगों को हम पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। तो पूरा वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। ओके, तो 600 ईसा पूर्व के यानी वैदिक काल के समापन होते होते या समाप्त होते होते 16 महाजनपद प्रकाश में आ गए, यानी 16 महाजनपद। 16 से तात्पर्य है संख्या 16 है, तो 16 महाजनपद। महाजनपद से तात्पर्य है महानगर, जिसको विकसित नगर बोलते हैं। आधुनिक समय में भी महानगर की परिकल्पना आपको दिखाई पड़ती है, या महानगर है, स्थित है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश राज्य में भी। समझ रहे हैं आप लोग? तो यह 16 महाजनपद उस समय थे, यानी विकसित महाजनपद 600 ईसा पूर्व में उस समय थे। अब इसके पीछे हम लोग कारण देख लेते हैं कि 16 महाजनपद विकसित होने के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था। तो कारण क्या था, जब उस कारण पर हम लोग प्रकाश डालते हैं तो डालेंगे तो यह पाएंगे कि 16 महाजनपद के विकसित होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आयरन ने निभाया, यानी लोहे ने। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल आप लोगों को हमने पढ़ाया, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे पीछे के वीडियो सब देख लेंगे। तो वहां हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का तेजी से विकास हुआ। आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र या निवास क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे सिर्फ आयरन था, लोहा था। 1000 ईस्वी में लोहे की खोज की गई तो आर्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कृषि के क्षेत्रों में नए नए उपकरणों का निर्माण हुआ। उपकरण यानी टूल्स जो कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फावड़ा, कुदाल, हल, कुल्हाड़ी, एनीवे डिफरेंट टूल्स। ओके, तो इससे क्या हुआ? कुल्हाड़ियों से जंगल की कटाई हुई, आर्यों का तेजी से निवास क्षेत्र में वृद्धि हुई, एरिया में भी भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार हुआ उनके, नदियों में पुल इत्यादि का निर्माण हुआ, नावों का निर्माण हुआ, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सुलभ यानी आसानी से वो चले जाते थे। तो इस प्रकार उन आयरन ने, लोहे ने क्या किया कि कृषि उत्पादन को सरप्लस किया। जब कृषि उत्पादन सरप्लस हुआ तो फिर बाजार का ओरिजिन हुआ, मार्केटिंग एरिया डेवलप हुई, और जब बाजार निर्मित हुए तो फिर वह नगरों के रूप में विकसित हुए। तो इस प्रकार धीरे धीरे वह नगर विकसित होकर के महानगर के रूप में स्थापित हो गए। ध्यान रखिएगा आप लोग, महानगर के रूप में स्थापित हुए, और महानगर को विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका लोहे की रही है, आयरन का रहा है। ओके, तो यह रीजन है, यह कारण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी आईएएस में रीजनाइजेशन के क्वेश्चंस में इसको पूछ देता है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास 16 महाजनपद का उदय हुआ और उसके पीछे कारण क्या थे। कारण में आप लोग यही जानते रहिएगा कि लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब आइए, अब टू दी पॉइंट आगे हम लोग चलते हैं। यह तो रीजन बता दिए, कारण बता दिए आप लोगों को 16 महाजनपदों के उदय के पीछे कारण क्या थे। अब आगे हम लोग टू दी पॉइंट चलते हैं कि इन 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले उल्लेख जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा आता भी है। अगला है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। तो इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में मिलता है,
और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वह आईएएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का हो, या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज हो, या उत्तर प्रदेश आरओ हो, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस हो, या एनीवे जितने भी एग्जाम हैं, आगे भी आपके एग्जाम जो होंगे, चाहे वो पेट का हो, यूपी पीसीएस का हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। यह इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टू द पॉइंट। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ इनकी राजधानियां है, ध्यान रखिएगा। और इधर साइड में हम इंडिया का मैप बना दिए हैं और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कर दिए हैं। तो साथ में हम बताते चलेंगे और इनकी राजधानी के साथ साथ यह भी हम लोग देखेंगे कि कौन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा, बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में स्थित है। कभी बहुत बार एग्जामों में आपसे पूछा गया है कि अंग महाजनपद कहाँ स्थित था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित? तो बिहार में। इसकी राजधानी चंपा अथवा चंपा नगरी थी और चंपा नदी के किनारे स्थित थी, ध्यान रखना है। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी, यह भी बिहार में स्थित है, पड़ता है, ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आगे है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा तक के क्षेत्रों में है कुरु, इंद्रप्रस्थ। अगला है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, यहाँ मैप में आप लोग देख लीजिएगा, यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। उस समय भारत का जो भौगोलिक परिवेश था या भारत की जो सीमा थी वह अफगानिस्तान तक थी, ध्यान रखना है। आप लोग जानते भी होंगे, पिछले टॉपिक में हमने बताया भी। तो जो यह था, जो कंबोज है, ध्यान रखना है आपको, जो यह कंबोज है यह जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता था या स्थित था। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तम किस्म के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, या अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ पाए जाते थे कंबोज में। हाटक जो इसकी राजधानी थी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा महाजनपद अच्छी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध थे? तो कंबोज महाजनपद, अरे कंबोज, ध्यान रखिएगा, ठीक, जिसकी राजधानी हाटक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है गंधार। गंधार भी, गंधार महाजनपद, यह भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यह पाकिस्तान में यह स्थित है। गंधार पाकिस्तान में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और गंधार किस लिए प्रसिद्ध था? गंधार महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? तो गंधार महाजनपद ऊन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर अच्छे किस्म के ऊन का उत्पादन होता था और वह ऊन कैसे उत्पादित होता था? भेड़ों से। बहुत मुलायम, सॉफ्ट यहाँ की भेड़ें, गंधार की भेड़ें बहुत प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में। इस समय भी ऊन के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद और किस लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला आगे चल करके बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र के रूप में ओरिजिन हुआ है, या शिक्षा केंद्र के रूप में उदय हुआ इसका। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र के रूप में ओरिजिन हुआ, इसका उदय हुआ, यहाँ पर शिक्षा का, तक्षशिला में शिक्षा का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसको आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और यहाँ पर 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। साहित्य, संस्कृत, ज्योतिष, चिकित्सा, आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा, पशुओं की चिकित्सा, सब कुछ का, और इंजीनियरिंग विभाग का, सिविल डिपार्टमेंट की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से, यही इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय का आप लोग जानते भी होंगे, जो मौर्य साम्राज्य का के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कौटिल्य ने। कौटिल्य इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था, जिसको आप वर्तमान में वाइस चांसलर बोलते हैं यूनिवर्सिटियों का। तो चाणक्य या कौटिल्य इस तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, ध्यान रखिएगा आप लोग।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल करके तक्षशिला शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ। और ध्यान रखना है, इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से जीवक ने चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त किया, जिसको आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त किया, और आगे चल करके वह बाल चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जीवक किस चीज का स्पेशलिस्ट था, तो वह चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, यानी बाल चिकित्सक या बाल रोग विशेषज्ञ था, ध्यान रखिएगा। और वह मगध का रहने वाला था, और यहाँ पर जाकर के आयुर्वेद की यानी चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त किया, और बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और जीवक एक गणिका का बेटा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, गणिका का बेटा था, उसकी माता का नाम साल्वती था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे के टॉपिक में हम डिटेल बता देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट था। तो गंधार का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तम किस्म के ऊन के लिए, और फिर आगे चल करके महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला है महाजनपद वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली है, ध्यान रखिएगा। वैशाली आप लोग जानते ही होंगे, नाम से ही परिचित है। इसके बाद वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। अब काशी भी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद कौन है, तो काशी है, ध्यान रखिएगा, काशी। और काशी की राजधानी वाराणसी थी, और यह भी किस लिए प्रसिद्ध था? महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है काशी। और शिक्षा किस चीज की दी जाती थी, या किस विषय की दी जाती थी? तो संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद नृत्य संगीत के रूप में फेमस था या प्रसिद्ध था यह काशी महाजनपद। और फिर यहाँ पर रेशमी वस्त्र का निर्माण होता था, जो आगे चल करके आज भी देखेंगे, वर्तमान में बनारसी साड़ियाँ, रेशमी वस्त्र का उत्पादन इस काशी में होता है या वाराणसी में होता है। तो इसलिए यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था शिक्षा के रूप में, यानी संस्कृत की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा, नृत्य संगीत कला के रूप में। इसके बाद वस्त्र के रूप में, वस्त्र के रूप में प्रसिद्ध था, रेशमी वस्त्र के रूप में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो ब्रज का क्षेत्र स्थित था। अगला है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। अब यहाँ मैप में आ जाइए, इंपॉर्टेंसी क्या है कि यह मत्स्य महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे पश्चिमी महाजनपद था, या सबसे पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, और इस विराटनगर को बसाने वाला राजा विराट था। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है विराटनगर को किस राजा द्वारा बसाया गया, तो राजा विराट द्वारा बसाया गया। और 16 महाजनपदों में यह सबसे पश्चिमी स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है, यहाँ मैप में देख लीजिएगा। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था, ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। अगला है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन अथवा पोटली थी, यहाँ पर मैप में आप लोग देख लीजिएगा। अस्मक जो है 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणी महाजनपद था, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे दक्षिणी यह महाजनपद था, और यह किस नदी के किनारे स्थित था, या किस नदी के तट पर स्थित था? गोदावरी नदी के। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आईएएस में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में, या टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणतम महानगर कौन था? अस्मक था। किस नदी के किनारे स्थित था? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आगे देख लेते हैं हम लोग अवंती। अवंती मध्य प्रदेश में स्थित था, ध्यान रखिएगा। यह 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है पांचाल। पांचाल भी 2 भागों में यह महाजनपद विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य था,
इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचाल, और यह पांचाल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तात्पर्य है बरेली से लेकर के मेरठ के ऊपरी भाग से लेकर के दिल्ली तक को टच करता था, ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 16वां या अंतिम महाजनपद, 16वें नंबर पर मल्ल महाजनपद, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ल महाजनपद भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी कुशीनगर अथवा कुशावती था। इसके अलावा मल्ल महाजनपद में ही महात्मा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महापरिनिर्वाण यानी महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, किस महाजनपद में? मल्ल महाजनपद में। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है आप लोगों को। और राजधानी क्या थी? कुशीनगर अथवा कुशावती, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो यह था 16 महाजनपद से संबंधित। यहाँ पर मैप पर आ जाइए, एक बार और आप लोगों को डिस्कस करा दें कि 16 महाजनपदों में सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और पश्चिमी महाजनपद यानी 16 महाजनपदों में पश्चिमी महाजनपद जो था वह मत्स्य था। और दक्षिणतम सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और अगला पॉइंट आप लोग देख लीजिए कि 16 महाजनपदों में सबसे अधिक महाजनपद यानी महाजनपदों का घनत्व डेंसिटी गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में था। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्यों दोआब में स्थित था? आपसे एग्जाम में हमेशा रीजन के क्वेश्चंस में यह पूछा जाता है कि सबसे अधिक डेंसिटी गंगा यमुना के दोआब में ही क्यों था? क्योंकि गंगा यमुना जो नदियां थी या गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र की जो भूमियां थी वह उर्वर थी, उपजाऊ थी, इसलिए इसी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती थी और आज भी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए सबसे अधिक महाजनपद इसी गंगा यमुना के दोआब, नदियों के दोआब के क्षेत्र में ओरिजिन हुए या प्रकाश में आए। ओके, तो यह है 16 महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। और एक पॉइंट और आपको एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, उसको बता दें। वज्जी और मल्ल, यह दो गणराज्य थे। वज्जी और मल्ल, एक मल्ल यह है और वज्जी यह 7वें नंबर पर। वज्जी और मल्ल यह 16 महाजनपदों में दो गणराज्य थे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में गणराज्य कौन था, यानी कई गढ़ मिल करके इस महाजनपद में थे, तो वह वज्जी और मल्ल था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोग इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। क्रम से आप लोगों को हम पढ़ाते हुए लेके चलते हैं। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7618025304। और आप हमसे मिलिए, आप लोग हमसे संपर्क में हमारे पास आइए। एग्जाम 21 हमारा जो यह चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई वीडियो मिस ना हो। और मैं सिविल को पढ़ाने वाला टीचर हूँ, ध्यान रखिएगा। सिविल स्टूडेंट को टीच करता हूँ, इसलिए बहुत विस्तृत नॉलेज है, आप लोगों को बहुत विस्तृत ज्ञान दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में आइए और उसका लाभ उठाइए। जैसे माहौल सामान्य होता है, यह कोविड जो 19 महामारी है, तो फिर प्रयागराज में भी हमारी संस्था ओपन होगी। आप लोग आइए, प्री मेंस इंटरव्यू तक के क्लास करिए आप लोग, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है सभी पढ़े सभी बढ़े और निःशुल्क ज्ञान आप लोग ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग आइए, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।